हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्र सरकार ने कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा है कि उसे भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का जो अभियान है वो पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार से कुछ बातें कही हैं और कहा है कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए और पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर और स्पष्टता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की और कोर्ट की सुनवाई में कोरोना वैक्सीन नीति को लेकर सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। देश देशांतर में आज हम कोविड टीकाकरण को लेकर फिलहाल अपनाई जा रही रणनीति और एक समान वैक्सीन नीति की जरूरत और कोविड से निपटने में सामने आ रहे तमाम पहलू और जो तमाम चुनौतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर वाई के गुप्ता, मेंबर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर मदन गोपाल, सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोपाल, आपसे शुरुआत करूंगी। मैं कोर्ट ने जो बातें कही हैं उनके बारे में समझना चाहूंगी। कोर्ट ने एक तरह से जरूरत बताई है कि एक समान वैक्सीन नीति कोविड को लेकर जो है वो लागू की जाए। फिलहाल मैं समझना चाहूंगी अभी वैक्सीनेशन को लेकर क्या नीति अपनाई जा रही है। प्रीति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वैक्सीन पॉलिसी को समझने की। जब हमारे देश में वैक्सीनेशन के बारे में जब बात चालू हुई थी, एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हुआ, जिसने काफी चर्चाएं हुई, काफी दुनिया भर के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में काफी नजर रखी। WHO के जो पैमाने थे, CDC क्या बोल रहा था, यूरोपियन कमीशन क्या बोल रहा था, उन सब की पॉलिसियों का काफी गहन अध्ययन किया। उसके बाद देश में जो आपका जो कोविड का जो स्टैटिस्टिक्स है, जो मृत्यु की दर थी, किस एज ग्रुप को ज्यादा होता है, किस एज ग्रुप में आपकी मॉर्टेलिटी ज्यादा है या मृत्यु ज्यादा है, उसका काफी परीक्षण किया गया। उसके बाद सभी देश में, क्योंकि उस समय नया वैक्सीन बना है, वैक्सीन सब जगह इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में, वैक्सीन की कोई असीमित मात्रा उपलब्ध नहीं है। पूरे विश्व में वैक्सीन की कहीं पे भी असीमित मात्रा उपलब्ध नहीं है। जब आपके पास मात्रा सीमित होती है तो आपकी नीति भी उसी हिसाब से निर्धारित होती है कि हमें किसको प्रमुखता देनी है, किसको प्रायोरिटाइज करना है। तो उसी पैमाने को अपनाते हुए जब यहाँ के जो स्टैटिस्टिक्स को देखा, जो मृत्यु की जो स्टैटिस्टिक्स को देखा, हमारे इंडियन डेटा को, उसमें ये पाया गया कि 60 के ऊपर जितनी मृत्यु है
50 के ऊपर जितनी मृत्यु है, करीब 90% मृत्यु जो हमारी कोविड में हुई है वो 50 प्लस एज ग्रुप में बिलोंग करती है, और 60 को देखेंगे तो आपके 70% करीब आपके वो मृत्यु उसमें आती है। वैसे ही जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे विश्व में, जितने जैसे जैसे आपका एक डिकेड बढ़ता है, 76 डिकेड, 7 डिकेड, 8 डिकेड में बढ़ता है, वैसे वैसे मृत्यु का प्रतिशत भी बढ़ता रहता है। तो प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? तो वैक्सीन नीति की सब जगह जो प्राथमिकता, हमारे देश की जो प्राथमिकता रही है, कैसे हमें मृत्युओं को बचाना। कोई भी महामारी में जो रिस्पॉन्स रहता है उसमें प्रथम होता है कि कैसे मृत्यु को बचाना, दूसरा है सिस्टम को कैसे हमें बचा कर रखना ताकि सिस्टम देखभाल कर सकते और पैंडेमिक रिस्पॉन्स में योगदान कर सकते। इन दो पहलुओं को ध्यान रखते हुए कैसे हम लोग पैंडेमिक रिस्पॉन्स में हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरा जो जिनकी मृत्यु ज्यादा हो सकती है, जिनके बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वो एज ग्रुप को आइडेंटिफाई, इनका निर्धारण करते हुए तो हम लोग की जो नीति बनी, क्योंकि वैक्सीन की मात्रा असीमित नहीं थी, तो जितनी हमारे पास वैक्सीन थी उसके हिसाब से जो नीति निर्धारण हुआ, पहले कि हमें सिस्टम बचाना है। सिस्टम बचाना में सिस्टम में दो लोग प्रमुखता से, एक तो स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो उनके ऊपर सबसे पहले प्राथमिकता करते हुए 16 जनवरी से उनका टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ। तो ये जब स्टार्ट हो गया तो हमारे जब दूसरी प्रमुखता थी किस तरह से हमें मौतों को बचाना, कौन से एज ग्रुप में मौतें ज्यादा होती हैं, तो 60 प्लस एज ग्रुप को हम लोगों ने प्रथम चरण में लिया। मार्च अप्रैल के महीने से 60 प्लस स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर 45 के लोगों को जोड़ा, फिर उसके बाद फिर मई से आप 18 से चालू कर दिया। विश्व में पहले ही ऐसा देश है जहां पे इतनी जल्दी से हम लोगों ने इतने एज ग्रुप्स को हमने इंक्लूड किया, लेकिन वैक्सीन सीमित है, उसके कारण काफी थोड़ा सा सभी एज ग्रुप के लोग आगे आने लगे, तो उसके कारण ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज जो अभी तक के जो टीकाकरण चला है विश्व में, सबसे तेजी से जितनी भी सीमित साधन है उसमें सबसे तेजी से हम लोग जिस आंकड़े को पहुंचे हैं, 20 करोड़ के ऊपर पहुंचे हैं, सबसे तेजी से उपलब्ध होने वाले राष्ट्रों में से एक है। बिल्कुल। प्रोफेसर गुप्ता, हमें अभी जो बातें बड़ी बताई हैं डॉक्टर गोपाल ने, इसमें मैं जो बातें कोर्ट की तरफ से कही गई, थोड़ा उनको लेकर और नीति के बारे में आपसे समझना चाहूंगी। कोर्ट ने कुछ राज्यों के जो टेंडर है उसको लेकर और कहा कि एक जो प्राइसिंग है वो भी एक समान होनी चाहिए। अभी फिलहाल इसे लेकर स्थिति जो है वो क्या है, और क्या आपको लग रहा है कि एक समान वैक्सीन नीति की भारत जैसा जो देश है उसमें कितनी जरूरत है, और अभी इसमें बाधाएं क्या दिख रही हैं आपको? देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है और भारत सरकार उसी नीति के हिसाब से काम करेगी, कर रही है। हर भारत के नागरिक को वैक्सीन देना सरकार का काम है, वैक्सीन उपलब्ध कराना, और उसके लिए पूरी कोशिश होगी। अब दो तरह से कोशिश, एक तो जो हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, जो अभी हमारी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया। भारत सरकार ने कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बिबकॉल, भारत इम्यूनोलॉजिकल, गुजरात केमिकल्स, इस तरह के 5-6 हैं जिनके पास काफी हद तक एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ग्रांट दी कि आप भी बनाना शुरू करें। 6 महीने के अंदर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोवैक्सीन से होने के बाद में ये वैक्सीन बनाने लगेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत बायोटेक वो भी अपना प्रोडक्शन डबल से ज्यादा कर देगा। अब ये जब प्रोडक्शन हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा भी 5-6 वैक्सीन और लाइन में हैं, जिसमें जाइडस की एक है और भी कई सारी हैं। तो ये सब वैक्सीन आने के बाद में हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, स्पुतनिक, जिसको कि हमने अभी परमिशन दी है रेगुलेटर ने, वो भी हमारी 2 हफ्ते के बाद में इंपोर्ट आना शुरू हो जाएगी, वो भी एक हमारी कमी पूरी करेगी। इसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर, ये वैक्सीन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है।
सरकार ने, कोर्ट ने ये कहा कि आप एक नीति बनाएं। जैसा कि अभी डॉक्टर गोपाल ने बताया कि नीति के लिए हमें प्रायोरिटाइजेशन करना सबसे पहले है, क्योंकि हमारी जितनी प्रायोरिटी डिसाइड करने के बड़े ही साइंटिफिक क्राइटेरिया कि हमने लिया जो ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है 60+, हमने उनको पहले लिया क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है। फिर उससे पहले हमने लिया जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो एक्सपोज्ड हैं, भाई उनको पहले लगाओ। फिर उसके बाद में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, फिर 60। उसके बाद में जो इम्यूनिटी जिनकी रीजनेबल है उनको आप लीजिए, जिनके पास कोमॉर्बिडिटी है उनको ले लीजिए, उसके बाद आप सारों को ले लीजिए। तो ये प्रायोरिटाइजेशन करना ये भी एक उसी नियत, उसी के अंतर्गत आता है। अब सेम प्राइसिंग हो या प्राइसिंग कैसे हो, ये एक नीति निर्धारण का विषय है। ये जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ये सब लोग मिल के तय करेंगे, क्योंकि ये एक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ये सब का एक मिश्रण है। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी बहुत ठीक है और भारत सरकार का काम भी उसी डायरेक्शन में, उसी नीति के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है। और डॉक्टर गोपाल, जब एक नीति की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व एक चुनौती हमारे सामने है जो हम कोविड महामारी से निपट रहे हैं। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, बाकी जो हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाते रहे हैं उनको लेकर खासतौर से क्या नीति रही है, और अभी जो केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरह का समन्वय होना चाहिए, राज्यों को जिस तरह का साथ देना चाहिए और केंद्र की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, क्या वो आप मान रहे हैं कि वो उसमें अभी और सुधार की जरूरत है या कैसा चल रहा है? पूर्व में, जैसे प्रीति जी, पूर्व में जब भी हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हुआ है, पूरे वैक्सीन जो है आपके केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को उनके जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से आवंटन करती आई है। जो 85 से हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें वैक्सीन अभी 6 से नंबर ऑफ वैक्सीन आपके बढ़ते जा रहे हैं उसमें, और पूरी जो क्रय है सेंट्रल लेवल पे होता है और उसके बाद फिर वो राज्यों को उनके अनुपात के हिसाब से जो जितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना उसके हिसाब से हो जाता है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी जब वैक्सीन प्रायोरिटी ग्रुप्स को दिया जा रहा था तो राज्यों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि हमें भी वैक्सीन हम लोग प्रोक्योर करेंगे, हम कराएंगे। तो दैट वाज द डिस्कशन जो हुआ था उस समय। अब क्योंकि अब माननीय उच्च न्यायालय का जो आया है कि एक राष्ट्र एक नीति होनी चाहिए, उसके ऊपर जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि सभी राज्य और उसको बैठकर बात करने से ही रास्ता निकल आएगा कैसे करना है। अदरवाइज पहले भी हम लोग का वैक्सीनेशन एक ही जगह प्रोक्योर होता था और एक ही जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। आप देखेंगे जैसे ही आपने वैक्सीनेशन खोला तो पहले जो केंद्र सरकार जो 150 रुपए का वैक्सीन मिलता था, जब उसको 18 to 45 ईयर्स के एज ब्रैकेट में खोला गया तो वही प्राइवेट कंपनीज ने अपना दाम स्टेट गवर्नमेंट को 300 रुपए रखा एक ने, और प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल है उनको 600 रुपए का बात किया। दूसरे वैक्सीन ने 300 रुपए ही रखे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को 1200 रुपए की बात करें। तो एक रेट निर्धारण के लिए अगर एक ही स्तर पे होता है, लेकिन उसके लिए सबको मिलजुल कर ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, तो उसी दिशा में जैसे कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन से जो मार्गदर्शन मिला है, तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से आगे इसी दिशा में काम हो सकता है। ठीक है प्रोफेसर गुप्ता, एक मतलब अगर हम आंकड़ों को देखें तो करीब 18 करोड़ डोज देने वाला जो भारत है वो दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, और ये जो उपलब्धि है भारत की वो देश में बनी वैक्सीन के आधार पर ही हासिल की गई है, और अमेरिका ही केवल ऐसा देश है जिसने अभी तक वैक्सीन की 25 करोड़ डोज लगाई है। यानी काम हो रहा है और आने वाले समय में स्थिति और सुधरेगी, ये भी हम सबको उम्मीद है। लेकिन कुछ और जो ऑब्जर्वेशन है अगर मैं उन पर बात करूं, जैसे रजिस्ट्रेशन को लेकर जो कोर्ट ने बात कही है कि जो श्रमिक तबका है या जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो डिजिटली जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है, वो कैसे वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाए, या फिर गांव में जो उपलब्धता है उसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इन पर आपको क्या लगता है, किस तरह से और ध्यान दिया जा सकता है? ये इस पे
काफी काम हुआ है और भी काम होने की जरूरत भी है। जी। जैसे अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें काफी मॉडिफिकेशन भी अभी किए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करी गई है जिससे कि वैक्सीन वेस्टेज भी कम हो। अब वैक्सीन वेस्टेज के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं और कहीं पे वैक्सीन बच रही है तो वहां पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करने की सुविधा अब दी गई है। और लोगों को हर एक को कहा गया है, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, कि अपने अपने हिसाब से चाहे गांव में चाहे टीकाकरण केंद्र पे अपना एस्टिमेट बताएं कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, उस हिसाब से उनको वैक्सीन भेजी जाएगी तो वैक्सीन वेस्टेज इसमें कम हो जाएगी। अब ये भी सरकार कहती है कि वैक्सीन का वेस्टेज तो अवश्य संभावी है, थोड़ा बहुत होता है, 1% वैक्सीन का वेस्टेज एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमने क्या देखा कि अभी हमारा 6% एवरेज नेशनल वेस्टेज हुआ, कहीं कहीं पे 30% किसी किसी। अब वो इसलिए, जैसे आपने कहा कि हो सकता है ट्राइबल एरिया में, हो सकता है पहाड़ी एरिया में जहाँ पे वैक्सीन पहुंचने में ही बहुत मुश्किल लग रही है, 100 डोज पहुंची, 30 लोग आए। एक टाइम था जब हम कहते थे वैक्सीन ईगरनेस थी, जो पूछ रहा है हर एक कोई, भाई वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। और जब वैक्सीन आ गई तब वैक्सीन हेजिटेंसी शुरू हो गई कि भाई हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तुम पहले लगवा लो फिर हम बाद में लगवाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि 50 लोगों के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट हुआ, 20 लोग पहुंचे तो वैक्सीन वेस्टेज हुई। अब ये वैक्सीन ऑप्टिमाइजेशन जो, इसमें कि वैक्सीन वेस्टेज कम होगी, वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा और जो गांव में लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा मिलेगी, लोगों की मदद होगी, एनजीओ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि हम गांव तक के, ट्राइबल पॉपुलेशन तक, हिल एरियाज में, दुर्गम क्षेत्रों में भी वैक्सीन देने में संभव होंगे। शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम आती है लेकिन इतनी जल्दी हमने उसको सॉल्व कर लिया है और बाकी भी हम सॉफ्टवेयर से या इन सब के कोऑर्डिनेशन से, हमें पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के आते आते हम सारी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर गोपाल, जो प्रॉब्लम की मैंने बात कही या चैलेंजेस एक तरह से कहें, क्योंकि कोर्ट में जो सरकार की तरफ से कहा गया है वो कहा गया है हमारी तैयारियां हैं और अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो हम दिसंबर तक यानी इस साल के अंत तक 18 साल तक के जो हमारे नागरिक हैं उन सभी को हम टीका लगा देंगे। और इसको लेकर जो रोड मैप है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जुलाई तक देश में कुल 51.6 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगी। अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा और इसके मुताबिक वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो देश में 18 साल से अधिक उम्र के जो लगभग 95 करोड़ लोग हैं उनको दोनों डोज की वैक्सीन से कहीं अधिक होगी। यानी इस तरह की तैयारियां हैं हमारी आने वाले समय में। वैक्सीन की उपलब्धता की कमी कहीं से भी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो चैलेंजेस की बात अभी प्रोफेसर गुप्ता ने भी कही, क्या आपको लग रहा है कि उन चैलेंजेस पर भी उसी हिसाब से आगे काम हो रहा है, उसको लेकर जो रणनीति और रोड मैप होना चाहिए वो भी उतना क्लियर है उत्पादन के साथ साथ? प्रीति जी, इसमें बहुत स्पष्ट है, जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे वैक्सीनेशन उसके लिए, आज के दिन में जो हमारे जो साइट्स हैं, जो हमारे पास करीब करीब 1.5 लाख वैक्सीनेशन साइट्स लगाने की क्षमता है। दैट मीन्स अगर सप्लाई आपके आएगी तो एक दिन में 1.5 लाख वैक्सीनेशन साइट्स करने की क्षमता है, क्योंकि उतने हमारे साइट्स लगते रहे हैं हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में। ये उस समय की बात है जब हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन भी साथ साथ चलता रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मेन लिमिटिंग फैक्टर आपका यही आ रहा है कि वैक्सीन सप्लाई, जैसा आपने बताया कि धीरे धीरे ईज आउट हो रही है। पूरे विश्व में ये समस्या है, ऐसा नहीं कि हम अकेले देश हैं जो जूझ रहे हैं। देश के जो आपका रैंप अप करना है, तो जो लाइव वैक्सीन है, हमारे जो लाइव किल्ड वैक्सीन जो यूज कर रहे हैं, उसको इतनी आसानी से उत्पादन नहीं किया जा सकता। जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, आप उनको अगर करेंगे, आज अगर सब कुछ व्यवस्था ठीक रहेगी तो वैक्सीन को बाजार में आते आते 3.5 महीने लग जाते हैं, तो इतना समय लग जाता है। तो वो तैयारी भी हो गई है, उसी हिसाब से आप देख रहे हैं। ये जो पिक्चर जो दिया है सरकार के आंकड़े नहीं है,
ये जो वैक्सीन निर्माता है, जो पोटेंशियल जो होराइजन में वैक्सीन बताए, उनके तरफ से ये बोला गया है कि हम आपको इतना इतना सप्लाई करेंगे। ये फिक्स उनके हैं, क्योंकि सरकार तो वैक्सीन नहीं बना रही, सरकार तो फैसिलिटेट करती है और वैक्सीन निर्माता वैक्सीन, और उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। अगर इसी रफ्तार से चला गया, आपने देखा होगा कि एक दिन में हम लोग 30 लाख के ऊपर भी एक दिन में आपने वैक्सीनेशन कर लिया, तो उस समय आपके पास स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई के साथ है, डिमांड बहुत ज्यादा है, अर्बन क्षेत्र में काफी डिमांड है, तो रूरल क्षेत्र में अभी वैक्सीन अवेयरनेस और उसमें काफी काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे वैसे वैसे वैक्सीन का ईगरनेस है आपके। आप देखिए विडंबना देखिए, एक तरफ पहले हेसिटेंसी थी अर्बन एरियाज में, अब अर्बन एरियाज में वैक्सीन ईगरनेस है, लेकिन उतने वैक्सीन है नहीं, उतनी सप्लाई है नहीं, जिसके कारण हम उनको, लेकिन रूरल एरियाज में अभी हेसिटेंसी है। तो उसमें सही जानकारी देंगे तो धीरे धीरे हेसिटेंसी कम होगी, एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हमने बोला आपने मान लिया, नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत अपना अनुभव रहता है। कुछ थोड़ा सा भी गलत है, थोड़ी सी संशय वाली स्थिति होती है तो लोग आगे नहीं आते हैं। तो एक वैक्सीन हेसिटेंसी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें हमें काफी काम करने की आवश्यकता है, जो उसकी तरफ बिल्कुल सही तरीके से और जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको एड्रेस करने की काफी कोशिश की जा रही है। प्लस जो आपके जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जो आपके जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी आपके एनजीओ है, उनकी मदद लेकर आप उनको भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास चल रहे हैं। साइड बाय साइड जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी आप देखेंगे धीरे धीरे। अभी तक के जो हमारा अचीवमेंट हुआ है वो हमारे खाली स्वदेशी वैक्सीन से ही हम लोग इतने रफ्तार से कर पाए। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम अपने 2 वैक्सीन यूज करेंगे और इतनी तेजी से जो आपके जो जिन्होंने इतना ज्यादा स्टॉक पाइल है उनकी बराबरी कर पाएंगे। अमेरिका और जो चीन जो है इतनी तेजी से उन्होंने पहले से वैक्सीन स्टॉक पाइल बनाया था, हमसे 6 महीने आगे चल रहे थे, लेकिन हम उनके करीब करीब उसी रफ्तार से हम लोग वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, आएंगे, और उसके लिए साइड में तैयारी भी चल रही है। लेकिन जो मोटे तौर पे हमें जो काम करना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीन हेसिटेंसी के लिए जो जानकारी जो आगे बढ़ानी है, लोगों में जागरूकता लानी है, एक जन आंदोलन बनाना है वैक्सीन के लिए, उसी तरफ हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि एक जन आंदोलन के रूप में जैसे आएगा तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ने लगेगा ग्रामीण क्षेत्रों। शहरी क्षेत्रों में तो इकरनेस है, वहां पे आप देखेंगे वैक्सीनेशन साइट्स बंद हो जाते हैं। हर 15 दिन का आपके पास वैक्सीनेशन का शेड्यूल रहता है, कितनी डोसेस आएंगे, आप जल्दी ऐसा शेड्यूल करते हैं कि जल्दी से वैक्सीन खत्म हो जाती है। जैसे आपका कोई भी सेंटर जाएंगे, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़े अस्पताल का भी, रोज आपके पास 300 की खुराक है, 350 के करीब ही आपके रिक्वेस्ट आ जाती है। दैट काइंड ऑफ वो ईगरनेस है शहरी क्षेत्र। लेकिन गांव में आपको देखेंगे कहीं कहीं इंतजार करते हैं, 20 लोगों को लेकर आते हैं, 40 का सेशन होना है तो 20 लोग आते नहीं है, तो वो स्थिति भी है। तो ये चैलेंज को धीरे धीरे जैसे आगे आएंगे, जैसे फर्स्ट उसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स में हेसिटेंसी था, फ्रंटलाइन वर्कर्स तो क्योंकि आदेश था उसके कारण नहीं हो पाया, फिर उसके बाद फिर आगे की बात होती है। तो ये चैलेंजेस आएंगे, उसको धीरे धीरे जैसे आएंगे तो उसका उसी हिसाब से निष्पादन करते जाएंगे। ठीक है प्रोफेसर गुप्ता, जो चैलेंजेस की बात आपने भी गांव में कही और अभी हमें डॉक्टर गोपाल ने भी बताया है कि काफी चैलेंजेस हैं, और खासकर जागरूकता को लेकर, लोगों को तैयार करने को लेकर, क्योंकि अब जब तीसरी लहर की आशंका की बात हो रही है तो गांव की तैयारी और बच्चों पर असर, इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और आपने भी जो चैलेंजेस की बात कही है उन्हें लेकर मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि जमीनी स्तर पर काम और कैसे किया जा रहा है, कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है, कैसे जो पूरा मैनेजमेंट है वो पुख्ता किया जा रहा है, थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर बताएं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जब ये बीमारी आई थी तो लोगों ने सोचा सिर्फ ये बीमारी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की है, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं तो हमको बाकी शहरों को मतलब नहीं है, तो उनमें बहुत हेजिटेंसी थी। फिर देखा कि छोटे छोटे शहर भी उसमें चपेट में आने लग गए। अब लोगों ने ये महसूस किया कि भाई ये शहर से तो है ही, अब गांव में भी पहुंच गई है। तब गांव के लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई हमारे लिए भी वैक्सीन ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एक तो पब्लिक अवेयरनेस कि वैक्सीन को आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लीजिए, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, ये लोगों को समझ में आ जाए। तो और जो तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हैं
वो आप जैसी मीडियम के माध्यम से दूर हों, तो कम से कम जो वैक्सीन वहां पहुंचे वो वेस्ट ना हो, सबसे बड़ी जरूरी है। ये हमने किसी गांव में एक स्कूल में वैक्सीन का सेंटर खोला और वहां पे 1000 वैक्सीन हमने पहुंचाई और 1000 वैक्सीन में से 200 वैक्सीन इस्तेमाल हुई। 800 वैक्सीन को हमको वापस जहाँ पे स्टोरेज में करना है या उसको स्टोरेज करने के लिए प्रबंध करने की जरूरत पड़े, वो एक गलत होगा। तो उसके लिए भी लगातार हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। दूसरा, हम ये भी महसूस किया कि जो हमारा ऐप है वो अभी गांवों में इस्तेमाल करने में शायद लोगों को इतनी सुविधा नहीं हो रही। तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ एनजीओ के साथ में मिलकर, वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ में, या कुछ, अब सबके पास तो ऐप करीब करीब है लेकिन कुछ के पास नहीं है, वो भी उससे छूट न जाएं। इसलिए हो सकता है कि हम आगे ये भी करने की कोशिश करें कि भाई रजिस्ट्रेशन तुम करो न करो, वैक्सीन है तो वैक्सीन लगवा के फिर अपने इंफॉर्मेशन दर्ज करो। तो ये एक इनोवेटिव तरीके अब ढूंढने की जरूरत हो पड़ेगी, करनी पड़ेगी, जिससे कि कोई भी हमारा चाहे गांव में हो चाहे दुर्गम क्षेत्र में हो, वो इस वजह से न रह जाए कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसका नंबर आया उसको पता नहीं लगा, या उसको क्लैरिटी नहीं थी दिमाग में, लोगों ने उसको बता दिया कि नहीं भाई वैक्सीन करने के बाद में ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से वैक्सीन हेजिटेंसी एक हमेशा रहती है थोड़ी बहुत, वो जितनी जल्दी और जितना एजुकेट हम कर सकेंगे तो वो उतना ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से कोर्ट ने कहा भी है कि एक पॉलिसी को लेकर और 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है, तो हो सकता है डॉक्टर गोपाल, प्रोफेसर गुप्ता, कि एक वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कोविड-19 के मामले में हो सकता है एक नेशनल पॉलिसी या राष्ट्रीय नीति भी हमारे सामने जल्द सामने हो, और जाहिर तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएंगी, ये सरकार को उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और जो तमाम चुनौतियों की आपने बात की है उन पर भी काम हो रहा है, और हर एक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, और इसके लिए जो भी अभी लूप होल सामने आए हैं उन पर तेजी से काम हो, ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसी के साथ चर्चा का समय ही पूरा हो रहा है। डॉक्टर गोपाल आपका, प्रोफेसर गुप्ता आपका, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की
तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।